जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 2 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट यूबीपीसीएस, यूपीएससी, बीबीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइस, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये पेड कोर्स है और ये है ज्ञान सर। और इनके पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं गाइस। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यूबीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओए, आरओबीई, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा ये है आज के टॉपिक्स, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर अप करेंगे गाइस। और सबसे पहले आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है बैठिए। मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। टॉपिक्स जो भी मैं आपके कवर अप कराऊंगा वो आपको जो है वो उसके नोट्स मैं आपको दूंगा अलग से, वो आपको नोट डाउन जो है वो करना है और टॉपिक को ध्यान से सुनना है। मैं सबसे पहले तो आप लोग के वो देख लेता हूँ कमेंट्स। आयुष गुप्ता जी ने लिखा है वेरी हेल्पफुल करंट अफेयर सेशन। थैंक यू आयुष गुप्ता जी। थोड़ा सा जो है वो ये मेंशन जो है वो कर दिया करो, क्योंकि कंपनी को जो है वो पता लगे। कई बार कंपनी जो है वो बोलती है व्यूज नहीं आ रहे हैं तो काम जो है वो बन नहीं पाएगा भैया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कमर्शियलाइजेशन का जमाना है भैया। पूरा गेम व्यूज के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहता है। क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, किसी को शायद उससे मतलब होता नहीं है। तो थोड़ा सा मेंशन जो है वो आप कर दिया करो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्वालिटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, तो उससे क्लैरिटी रहे कंपनी को भी। क्योंकि नहीं तो किसी भी दिन जो है वो, भाई साहब, मेरे करंट अफेयर्स बंद हो जाएंगे। ये चीज मुझे आई है मेरे पास। तो आप थोड़ा सा कमेंट्स जो है वो कर दिया करो, जिससे कि कंपनी को समय समय पर पता लगे कि हाँ भाई ठीक जो है वो चीजें चल रही हैं, वरना बंद कर दिया जाएगा ये इनिशिएटिव, ऐसा कहा गया है मुझे। चलिए, दिग्विजय जी वेरी गुड, ऐसी आंसर्स लिखते रहिए। आयुषी सिंह वेरी गुड, श्वेता यादव वेरी गुड यार, निहारिका श्रीवास्तव फैंटास्टिक। कोई बात नहीं आयुषी सिंह, अब आप रेगुलर रहिएगा, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ते की क्लास आपने रिकवर भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई करो कि रेगुलर रहो, तो उससे क्या रहता है कि जब जब हम चीजें छोड़ देते हैं ना, तो एक पाइल अप बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बस सब कंप्लीट करते रहिए। बिल्कुल जय सिंह जी, बिल्कुल बहुत शानदार, कंटिन्यू जो है वो रखिए। आपने लिखा है कि रोज 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, ये तैयारी एग्जाम की जो है सिविल सर्विसेज की, घड़ी देखकर तैयारी नहीं होती है। आप अपने अपने सिलेबस को जो है वेल डिफाइंड रखिए, टॉपिक्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करिए और फिर टॉपिक्स को जो है फिनिश करते चलिए। अपने अपने पास एक अपने आपको टारगेट दो कि एक हफ्ते में मैं आप ये पूरे अपने टॉपिक्स जो है वो कवर अप कर दूंगा। घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना। घंटा तो मतलब इंसान जो है वो 8-10 घंटे तक पढ़ते रहे रहेंगे तो भी दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप अपने सामने अपने आप को टास्क दोगी, भाई ये किताब है, उसको एक हफ्ते में फिनिश करनी है, विद नोट्स, विद रिवीजन, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, बस। समझे? तो श्वेता यादव, जल्दबाजी का ये एग्जाम है ही नहीं कभी। वेरी गुड श्वेता। प्रीति मिश्रा वेरी गुड। हाँ प्रीति मिश्रा, आपने सही आंसर दिया है। आईआर के मैं अलग से भी नोट्स लिखवाऊं, बिल्कुल मैं जो है मेंशन करवा दूंगा। बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर, दीपांशी, ठीक है। ऐसे ही सभी लोग जो है वो कमेंट्स करते रहिए। दीप शिखा। चलो, अब हम बिना समय वेस्ट किए सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। जय श्री महाकाल। देखिए गाइस, हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इंडिया को स्पेस और एजुकेशन दोनों में दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा कर दिया। सोचिए, इंडिया जो है वो एक टाइम पर जो है वो एजुकेशन और स्पेस की फील्ड में कोसों दूर था। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी, लिख लेना इनके बारे में फैक्ट्स। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी, ये महान व्यक्ति जिन्होंने 84 ईयर्स की एज में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर कस्तूरी रंजन 1994 से लेकर 2003 तक का इनका समय था, जब ये इसरो के चेयरमैन रहे थे। इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था ये इनकी लाइफ में।
उनकी लीडरशिप में इसरो ने एक्सपेरिमेंटल फेज से निकलकर एक फुल्ली ऑपरेशनल नेशनल स्पेस एजेंसी का रुख लिया। समझे आप इस बात को? यानी कि एक टाइम पर इसरो जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता था, फिर इनकी चेयरमैनशिप में 1994 से 2003 के टाइम पीरियड में इसरो ने गियर अपना आगे बढ़ाया और पूरी तरह से नेशनल स्पेस एजेंसी बन गया, जो कि पूरी तरह से ऑपरेशनल थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप बता सकते हैं कि किस मिशन के अंडर उन्होंने टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन जैसी फैसिलिटीज को स्पेस से जोड़ा? तो आपको बता देगा इस एडुसैट, एजुकेशन के लिए सैटेलाइट। एडुसैट एक हम लोग को देखने को मिलती है, लिख लो एडुसैट, EDUSAT, एडुसैट। एजुकेशन के लिए जो सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिलती है, और इनसैट जी सैट, इनसैट जी सैट टेली मेडिसिन के लिए। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। इन सीरीज को लॉन्च करने का भी क्रेडिट के कस्तूरी रंजन साहब को जाता है। उन्होंने कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भी इंडिया को एंट्री दिलाई। 1999 में इंटेल सेट को ट्रांसपॉन्डर लीज पे दिया गया था इनसेट 2E सैटेलाइट के जरिए। इसका सीधा इंपैक्ट था केबल टेलीविजन का रीजनल एक्सपेंशन, कि केबल टेलीविजन जो है वो एक्सपेंड जो है वो करे। देखो लिखा है केबल टेलीविजन को इंडियन घरों तक लाने में इनकी ये सैटेलाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये भी चीज आप मेंशन कर सकते हो। अगेन रिवोल्यूशनरी स्टेप बाय के कस्तूरी रंजन साहब। तो क्या होता है कि जब भी किसी पर्सनालिटी को आप डिस्कस करो तो उनके कंट्रीब्यूशन को आपको फैक्चुअल फॉर्म में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया, आप लिखिए इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं 1994 से लेकर 2003 के टाइम पीरियड पे। पहला पॉइंट ये लिखिए के कस्तूरी रंजन जी के बारे में, है ना। फिर मेन काम की चीज जो है वो आपको लिखनी है इनका कंट्रीब्यूशन। एडुसैट लिखो, इनसैट जी सैट लिखो, इनसैट 2E सैटेलाइट लिखो। इसने क्या क्या चीजें करी, जो चीज इसको ब्रैकेट में लिखी एज इट इज जो है वो पूरी लिख मारो। समझे? उनका मंत्र था स्पेस शुड नॉट बी फॉर स्पेक्टिकल बट फॉर सोसाइटी। समझ रहे हो? ये पूरी चीज लिखेंगे आप, स्पेस फॉर सोसाइटी। इनका ये बेसिकली एक लाइन थी कि जो अंतरिक्ष जो है वो किसके लिए? समाज के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ है उसको आप देख रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको देख के, नहीं। अगर अंतरिक्ष है तो वो समाज की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। जो आज की डेट में आप देखिए लोग एक से, आप मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप तक जो है वो पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है? सैटेलाइट के माध्यम से। कौन ये सर? नो, आप बोलोगे सर कैसे? यूट्यूब भाई, यूट्यूब जो है वो आप तक जो है वो पहुंचा रहा है इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट आपके जो फोन में आपके घर पर जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से ही ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। बोलो हाँ या ना। हम किसी को फोन पे जो है बात करते हैं तो सैटेलाइट के माध्यम से ही बात कर पा रहे हैं ना हम लोग। तो इन्होंने उस चीज की इंपॉर्टेंस को जो है वो दर्शाया। उन्होंने बनाया NNRMS, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे एग्रीकल्चर, जल संसाधन, फॉरेस्ट्री और अर्बन प्लानिंग में सैटेलाइट डेटा का यूज होने लगा। तो ये देखिए ये भी इनका एक कंट्रीब्यूशन था कि रियल टाइम जितनी भी प्रॉब्लम्स जो थी एग्रीकल्चर की, वाटर रिसोर्स की, फॉरेस्ट्री की, अर्बन प्लानिंग की, तो उसको आप जोड़ सको। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने किस चीज से जो है वो चीजों को लिंक कर दिया कि भाई सैटेलाइट जो है वो आपकी हर फील्ड में, हर एरिया में जो है वो मदद करेगी, बस आपको यूज करना आना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो ये लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी था ये, कि किसानों तक जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा मिले डेटा के जरिए। चंद्रयान 1 की शुरुआत होती है 2008 में, लिखिएगा। लेकिन पता है आपको उसकी कल्पना डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी ने 1999 में की थी, जब उन्होंने बोला था कि PSLV रॉकेट से हम चांद तक अपना मिशन भेज सकते हैं। सोचिए चंद्रयान 1 तो आया 2008 में, बट इन्होंने 1999 में ही अपने लेक्चर जो दिया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन, उसमें यह बोल दिया कि हम अपने PSLV, यानी कि इनका विजन देखिए आप, जो चीज बाद में होगी आज से 10 साल बाद, उसके बारे में उन्होंने पहले ही चर्चा जो है वो कर दी। तो चंद्रयान 1 में भी उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है।
और सिर्फ स्पेस में ही नहीं गाइस, एजुकेशन में भी उनका विजन बहुत ही शानदार था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसने रोड लर्निंग, समझते हो, रटना, कि रट्टू तोता बनना है, इस चीज को हटाकर हॉलिस्टिक एजुकेशन का रास्ता दिखाया। कभी भी जब आप किसी चीज को रटोगे कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, बट अगर आपको जब किसी चीज के कंसेप्ट्स दिमाग में क्लियर होंगे तो आप कभी उस चीज को नहीं भूलोगे। कस्तूरी रंजन कमेटी थी उस, मतलब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, कस्तूरी रंजन कमेटी, याद रखिएगा। कितनी बार बोला था आपको, याद आ रहा है आपको, जब जब हमने ये पढ़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो उसका ढांचा तैयार करने वाले कस्तूरी रंजन साहब ही हैं। समझ रहे हो? ये पॉलिसी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी, टेक इंटीग्रेटेड बनाने के लिए बनी थी। इतना ही नहीं भाई साहब, उनको अवार्ड्स भी मिले हैं बहुत सारे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो ये सिर्फ अवार्ड नहीं, ये एक राष्ट्र की तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि थी। ये चीज ध्यान में रखिए, लिखिए इनको अवार्ड जो है वो कौन से मिले। इवन एमपी रह चुके हैं 2003 से 2009 के पीरियड में, चेयरमैन रह चुके हैं कर्नाटक नॉलेज कमीशन के। समझ रहा? लेजेंड पर्सनालिटी। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा काम सबसे इंपैक्टफुल था, इसरो का विकास होना, चंद्रयान का, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? आपके हिसाब से ये कौन सा काम इनका सबसे इंपैक्टफुल रहा, सबसे बढ़िया रहा? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट। तो मैंने आपको जो चीज बताई उसको एक बार मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ, एक बार नोट्स की तरफ देखिए आपने क्या क्या चीज लिखी है। इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं ये 1994 से 2003 के पीरियड में, है ना। पीएसएलवी, जीएसएलवी, थीमेटिक सैटेलाइट, एडुसैट, इनसैट, है ना। तो ये सब इस पर ये इनके कंट्रीब्यूशन थे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे लेक्चर के दौरान इन्होंने कंसेप्ट बता दिए थे चंद्रयान 1 के। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, है ना। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो ग्रास रूट प्लानिंग में हेल्प कर सके, जैसे एग्रीकल्चर में, ग्राउंड वाटर को मैनेज करने में, है ना। तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इनसे रिलेटेड। इनका इम्पैक्ट जो है वो आज भी इसरो के मिशन में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता ही है, राइट। 84 की एज में जो है वो इनका निधन हुआ। दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग इनका पढ़ रहे हैं। इनका पूरा नाम भी लिख लेना यार, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव और इंस्पायरिंग न्यूज के बारे में। इंडिया की पॉवर्टी रिडक्शन को वर्ल्ड बैंक ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया, यानी कि हमारे यहां पर जो हमने प्रयास किए हैं गरीबी को कम करने के, उस प्रयास जो है उसको बेसिकली आप कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो उसको सबके बीच में लाया गया, राइट। उसको एक्नॉलेज किया गया, है ना, स्वीकारा गया कि हाँ भाई इंडिया ने देखो ये क्या कर दिया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, ये लिख लेना, कभी कभी ये आ सकता है। स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जो है वो किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड बैंक का। इसमें क्लियरली जो है बताया है इन्होंने कि कैसे हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से लोगों को जो है वो निकाला है। आंकड़े याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। स्प्रिंग पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ 2025 के हिसाब से 2011-12 से 22-23 के बीच 171 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के कुछ डेटा मैं आपको बताता हूं, हालांकि आपको डेटा वो इतने ध्यान नहीं रखने, बट कुछ डेटा है जो थोड़े से ध्यान में रखने जरूरी होता है। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखो $2.15 पर डे, $2.15 से कम इनकम पर जीने वाले लोग 2011 में 16.2% थे। अब ये गिर के सिर्फ 2.3% रह गए। तो ये 16.2%, 2.3% ये नहीं लिखना है ना, आपको ये लिखना है। काफी गिरावट हुई है $2.15 पर डे वाले आंकड़े में। फिर ये तो एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई, जहां पर $2.15 पर डे से कम की इनकम लिखी ना आपने, वो उसके आगे लिख दो एक्सट्रीम पॉवर्टी।
फिर $3.65 पर डे, इसमें आप लिखो पॉवर्टी लाइन। ये बेसिकली पता है क्या, ये नेशनल पॉवर्टी रेट्स है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइंस है, जो इन आंकड़ों पर आधारित रहती हैं कि कोई व्यक्ति अगर $3.65 पर डे से कम उसकी इनकम है तो वो गरीबी में है। फिर मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो सिर्फ इनकम नहीं, एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड को भी दर्शाता है। इसमें भी 2022-23 में 15.5% ये रह गया है। मतलब होता नहीं होता ना, कई बार किसी की फैमिली में कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू आया, इनकम तो उनकी अच्छी है बट फैमिली में लोग ज्यादा हैं या है, मतलब कोई कोई बीमार है, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसी भी चीजें आपने जो है वो कई बार नोटिस जो है वो करी होंगी, देखी जो है वो होंगी। तो ऐसे केस को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं, ऐसी गरीबी जो सिंगल डायमेंशन में नहीं है, जो मल्टी डायमेंशन में है। समझे आप? ठीक है। एक चीज पूछूं मैं आपसे, आपको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए कौन सा इंडेक्स यूज होता है? मैं आपको एक हिंट देता हूं, MPI। MPI बताना मुझे जरा, वो इंडेक्स का नाम, नाम में ही छुपा है वैसे तो उस इंडेक्स का नाम। चलो आओ, सक्सेस के पीछे के मेजर रीजन अब हम लोग समझेंगे कि भाई हमने ऐसा क्या कर दिया कि मजा आ गया भैया। देखो यार, सबसे पहले तो मनरेगा, PM आवास योजना, उज्जवल स्कीम, इन्होंने गांव क्षेत्रों में फैमिलीज को डायरेक्ट सपोर्ट किया। उज्ज्वला के थ्रू 11 करोड़ फैमिलीज को क्लीन कुकिंग फ्यूल मिला, LPG कनेक्शन करवाया ना हम लोगों ने, तो ये चीज हुई। इसके अलावा GST, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया ऐसे इनिशिएटिव ने फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा दिया, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। जनधन योजना, आयुष्मान भारत, PM किसान, इसने बैंकिंग और इंश्योरेंस एक्सेस बढ़ाया। गांव क्षेत्रों में महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट में नोटेबल ग्रोथ हुई, स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। गिनी इंडेक्स जो इनइक्वलिटी मेजर करता है, ये इंप्रूव हुआ है, 2.8 से गिरकर 25.5 हुआ है। गिनी इंडेक्स याद रखिएगा, गिनी इंडेक्स के बारे में ये भी अक्सर एग्जाम में जो है वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि गिनी इंडेक्स को एक्सप्लेन करो, ये इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है ना। बट देखो, चीजें इतनी आसान जो है वो होती नहीं है। आज की डेट में युवाएं जो जो है हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड है, 13.3% है। ग्रेजुएट्स के लिए 29% तक हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अभी भी मेजोरिटी जॉब्स इनफॉर्मल ही हैं, आप जानते ही हैं, है ना। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 31% है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी पॉवर्टी काफी ज्यादा है, गरीबी काफी ज्यादा है। तो हमें किन चीजों पर जो है वो काम करना चाहिए? अच्छा, अब आप मुझे बोलोगे सर ये सब चीजें लिखनी है क्या? नहीं यार बॉस, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी चीज लिखो। जो मैंने आपको बताया ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी में कोई है तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आप ये चीज बता सकते हो कि जो $2.15 डॉलर पर डे से कम कमा रहा है, जो $3.65 पर डे से कम कमा रहा है, वो बंदा जो है वो उसमें है, पॉवर्टी में है, गरीबी में है ना। ये आंकड़े आपको थोड़ा पता होने चाहिए बस। बाकी तो बहुत बेसिक चीज है कि भाई सरकार ने भाई कौन सी स्कीम्स के थ्रू जो है वो लोगों को बाहर निकाला गरीबी से, है ना। तो और हमें क्या किस चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो आप स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करो, वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस बढ़ाओ, MSME सेक्टर को मजबूत करो, फॉर्मल जॉब जनरेट करने के लिए टारगेटेड इंटरवेंशन चाहिए हाई बर्डन स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए, है ना। टारगेट टारगेट सेट करो कि भाई ये फलाना ग्रुप है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में, तो उसको अपन को पहले निकालना है ना। तो टारगेट बनाओ, यानी कि जो बेसिकली रीच हमें पहुंचानी है, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप तक उसको पहुंचाने पर काम किया जाए। महिलाओं को सशक्त बनाओ, वर्क प्लेस को सेफ बनाओ महिलाओं के लिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक भी अच्छा, हाँ ये तो अभी टेंशन तो बढ़ती जा रही है, आपको ऑलरेडी जो है पता ही है इस टॉपिक के बारे में। पिछले कुछ दिनों में LOC पर फिर से फायरिंग हुई है, पता है आपको? सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, पर इस बार बात सिर्फ गोलियां तक सीमित नहीं रही। तो क्या है LOC पर बढ़ती टेंशन का बैकग्राउंड और क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझेंगे। काफी बर्निंग इशू है, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें ज्यादा लिखने वाली चीज नहीं है। लिखना चाहो तो कुछ फैक्ट्स लिख सकते हो। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, तो 25-26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर उल्लंघन किया। ये दूसरी बार था विद इन अ फ्यू नाइट्स। और इससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम
में एक डेडली टेरर अटैक हुआ जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, और 26 लोगों की उसमें जान चली गई, बेकसूर टूरिस्ट की। ज्यादा टूरिस्ट ही थे उसमें, है ना, और वहां के गांव वाले भी थे कुछ बेकसूर लोग। इन सब के बाद इंडियन आर्मी ने भी रिटेलिएटरी फायर दिया कि बेटा छोड़ेंगे नहीं, अब सुनेंगे नहीं, अब घुस के मारेंगे। इस बार कोई कैजुअलिटी ऑफिशियली रिपोर्ट तो नहीं हुई, बट टेंशन जो है वो बढ़ रही है, ये तो तय है। तो ये एक न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, जिसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसका आइडिया आपको ऑलरेडी है ही। एक क्विक क्वेश्चन का आंसर फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में भी आंसर दो। एलओसी किस एग्रीमेंट के अंडर स्टैब्लिश किया गया, जल्दी फटाफट। किस एग्रीमेंट के तहत एलओसी बनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, अक्सर एग्जाम में आता है। शिमला एग्रीमेंट 1972। एलओसी गाइज एक डी फैक्टो मिलिट्री बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सभी लोग आप जानते हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में ये बाउंड्री नजर आती है। ये लाइन अप्रोक्सीमेटली 740 किलोमीटर लंबी है, लिख लेना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से अलग करती है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको समझाता हूं। 1947-1948 युद्ध के बाद कराची एग्रीमेंट होता है 1949 में। क्या होता है? कराची एग्रीमेंट 1949 में, ये लिखा हुआ है। हर एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, आप बस सिर्फ सामने देखते जाओ, सुनते जाओ। ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको उसमें ऑलरेडी ये जीएस पेपर 3 के अंदर जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है उसमें कवर करवाया जाता है। बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर इसने जनरल स्टडीज कवर नहीं किया है ढंग से, और या फिर आपको करवाया नहीं है ढंग से, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि काफी सारी जगहों पर ढंग से करवाई नहीं जाती चीजें। और उसके लिए तो मैं हूं ही आपके पास, कि जहां पर नहीं करवाई जा रही है वहां पर आप सवाल उठाएं कि भैया हमें नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया नहीं, जल्दी पढ़ाइए, दीजिए हमें नोट्स। क्योंकि सवाल आप नहीं उठाएंगे तो फिर चीजें आपको मिलेंगी नहीं। आपके सामने सिलेबस है, यू शुड हैव टू बी स्मार्ट, कि आप जो है वो सामने से चीजों को मांगे। भाई आपने पे किया है, फ्री में तो नहीं हो ना आप किसी के अंडर। आपने जब पे किया है तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है। कराची एग्रीमेंट 1949, 1947 1948 जब युद्ध हुआ था ना, उसके बाद ये एग्रीमेंट 1949 हुआ, इसके बाद का एग्रीमेंट। 1949 से पहला सीज फायर लाइन आया कि नहीं भाई, अब गोली नहीं चलाएंगे, मेंटेन करेंगे यथास्थिति को, जैसी है वैसी मेंटेन रहो। 1965 वॉर के बाद फिर सीज फायर रिस्टोर हुआ ताशकेंद एग्रीमेंट के थ्रू। तो दूसरा एग्रीमेंट कर दिया हमने, ताशकेंद एग्रीमेंट। क्योंकि 1965 वॉर में भी देखा गया कि पाकिस्तान ने सीज फायर लाइन का उल्लंघन किया, तो फिर हमने फिर ताशकेंद एग्रीमेंट साइन किया। फिर होता है 1979 का वॉर। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट ने इस एलओसी का फॉर्मल स्टेटस दिया। अभी तक जो था वो सिर्फ इनफॉर्मल था, बेसिक एग्रीमेंट्स के थ्रू हो रहा था। यहां पर शिमला एग्रीमेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि नहीं, अब एलओसी जो है वो शिमला एग्रीमेंट 1972 के तहत, कि अब ये फॉर्मली एलओसी को जो है वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे शिमला एग्रीमेंट के थ्रू। तो शिमला एग्रीमेंट, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो ना कराची एग्रीमेंट ना ताशकेंद एग्रीमेंट, इट इज शिमला एग्रीमेंट। बट रिलेटेड जो है एलओसी से रिलेटेड ये तीनों ही एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्स भी थोड़े से ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद से ये क्षेत्र जो है मोस्ट मिलिटराइज जोन में से एक बन गया। अब इंडिया ने इस बार सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक टूल्स भी यूज किए हैं, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, है ना। क्या पढ़ा है हमने? याद करो, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, पढ़ा ही नहीं पढ़ा भी 2-3 दिन पहले, है ना। पाकिस्तानी मिलिट्री अटैची को एक्सपेल किया, मतलब इसका मतलब अटैची मतलब वो अटैची नहीं जो पाकिस्तानी मिलिट्री यहाँ पर इंडिया के अंदर भी स्टैब्लिश जो है वो रहती है, मतलब मिलिट्री नहीं, उनका बेस नहीं कोई, मतलब डिप्लोमेट्स वगैरह। तो हमने उनको जो है वो 1 हफ्ते का टाइम दिया था, याद हो आपको तो, कि 1 हफ्ते के अंदर वापस जाओ, है ना। अटारी बॉर्डर को टेम्पररी सील कर दिया हमने। तो ये सब स्टेप्स दिखाते हैं कि इंडिया अब सॉफ्ट पावर के साथ हार्ड डिप्लोमेसी भी यूज कर रहा है। दिक्कतें हैं भाई, बट अभी भी जो भी हो, देखो लिखा भी है, इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया डिप्लोमेटिकली, सस्पेंड कर दिया 65-year-old इंडस वाटर ट्रीटी को, है ना। और एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर जो है उसको टर्म किया कि नहीं, गलत है ये, अटारी बॉर्डर क्लोज जो है वो कर दिया, ठीक है। ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं। बट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा गाइस फिर से एक्टिव हो गया है। सीज फायर उल्लंघन नेशनल सिक्योरिटी और लोकल स्टेबिलिटी दोनों के लिए खतरा है।
एलओसी पर बढ़ती मिलिटराइजेशन से सिविलियंस भी जो इम्पैक्ट होते हैं गाइस। तो ये चीजें हैं मेंस में। पता है एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि फ्रीक्वेंट सीज फायर का उल्लंघन जो हो रहा है एलओसी के ऊपर, वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या इंप्लीकेशंस होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप इंडिया की डिप्लोमेसी और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करो कि जो अभी फ्रीक्वेंट सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है तो उसके क्या इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी चिंता व्यक्त करी है कि भाई ये टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों का स्टैंड हार्ड होता जा रहा है। शॉर्ट टर्म में बातचीत जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कश्मीर डिस्प्यूट गाइज एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका तभी पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि काफी लंबे समय से चल ही रहा है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट बंद करे। टेररिज्म एक्सपोर्ट लिखना कि पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है, टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है। तो जब तक पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट जो है वो बंद नहीं करेगा तब तक स्थिति जो है वो ठीक नहीं हो सकती। तो एलओसी ध्यान में रखना, शिमला एग्रीमेंट 1972 के तहत स्टैब्लिश किया गया था, और अब पहलगाम अटैक के बाद जो है वो सीज फायर वायलेशन हो रहा है। इंडिया ने भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो ये इस टॉपिक का एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो एलओसी गाइस सिर्फ एक रेखा नहीं है, एक लाइन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रंट बन चुका है जहां पर गोली एक मैसेज होता है। शांति और प्रगति के बीच कभी कभी गोलियां डिसाइड करती हैं कि किसकी जीत होगी। यही चीज तो नहीं करनी थी, बट क्या करें, ये लोग साले मानने को तैयार नहीं है, हैं? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए स्थिति को जो है वो ठीक करने के लिए आपके अकॉर्डिंग, एक ऑफिसर के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं। आप मतलब अब से आप ऑफिसर हो, कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर मत देना नीचे कमेंट बॉक्स पे। अब देखिए, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ग्लोबलाइजेशन, क्या चीज है ये? लोकतंत्र हो गया, है ना, डेमोक्रेसी आप जो है वो सभी को उसके बारे में जानकारी है ही। राष्ट्रीय संप्रभुता जिसको हम लोग जो है बोलते हैं नेशनल सॉवरेनिटी, और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन जो टर्म्स हैं, क्या ये तीन एक साथ चल सकते हैं? क्या ये तीन एक साथ चल सकते हैं? डैनी रॉड्रिक इनके पॉलिटिकल ट्रिलेमा के हिसाब से नहीं। तो ये जो टॉपिक है गाइस, ये आपके जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थोड़ा टर्म समझना जरूरी है। हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी की जो आपके सिविल सर्विस में सोसाइटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, ग्लोबलाइजेशन सब कवर करता है, यानी कि पेपर 2 पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रॉड्रिक्स का पॉलिटिकल ट्रिलेमा, और इसके थ्रू समझेंगे वेस्टर्न डेमोक्रेसी का करंट क्राइसिस जो है वो आज की डेट पे क्या चल रहा है। थोड़ा सा टॉपिक जो है ये मतलब टॉपिक की डिमांड होती है कि आपके पास एक जनरल स्टडीज की बैकिंग होना जरूरी है ना। तो ये पॉलिटिकल ट्राइलेमा, ये लिख लेना। राजनीतिक त्रिविधता, त्रिविधता, और ये किसके द्वारा प्रपोज की गई, इनके नाम लिख लेना। अब ध्यान सुनो। तो डैनी डैनी रॉड्रिक, इन्होंने सन 2000 में एक आइडिया दिया था जिसका नाम है पॉलिटिकल ट्राइलेमा। तीन इसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं या एलिमेंट्स आप कह सकते हो। एक है नेशनल सॉवरेनिटी का, जो मैंने भी आपको बताया, राष्ट्रीय संप्रभुता, कि हर कंट्री अपनी पॉलिसी खुद बनाए। दूसरा है डेमोक्रेसी, लोगों की इच्छा से सरकार चले। और तीसरा है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट्स, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ये रहे। तो ये तीन चीज इनकी जो है वो लिखो आप। ये तीन चीजों के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल ट्रायलेमा जो है वो, इसमें तीन चीजें हैं जिसके बारे में ये बताते हैं। तीन चीजें, ये तीन चीजें, नेशनल सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। रॉड्रिक कहता है कि यू कैन पिक एनी टू बट नॉट ऑल थ्री एट वंस। मतलब ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो इन तीनों में से दो चीज उठा सकते हो अपनी कंट्री के अंदर, तीनों एक साथ नहीं चलेंगी गुरु। इनने क्लियरली बोल दिया कि दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये तीन चीज एक साथ एक कंट्री में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। मतलब अगर आप ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी को साथ चलाएंगे तो सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ेगी। अगर सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी को रखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन को लिमिट करना ही पड़ेगा, यानी कि तीन चीजें एक साथ कभी नहीं रहेंगी। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये ट्रेलेमा वेस्ट के क्राइसिस का कारण बन गया है।
बात समझिएगा। मॉडल नंबर वन, ग्लोबलाइजेशन प्लस सॉवरिटी देखेंगे, इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। मॉडल वन के अंदर सिर्फ सुनो अभी वाली चीज है ना, नहीं तो फिर ऊपर से आएगी पूरी चीज ढंग से नहीं सुनोगे तो। अब ये चीज समझ में आ गई ना, ग्लोबलाइजेशन क्या बल्कि आपको समझाने की जरूरत है, वैश्वीकरण। आज की डेट में आप ट्रेड कहीं से कहीं पर भी कर सकते हो पूरी दुनिया भर में, है ना। सॉवरिटी आपको पता है कि भाई आप अपनी कंट्री जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर नहीं है। और डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स विल। अब पहला मॉडल ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, आपकी सोवनिटी है, संप्रभुता है, बट हम डेमोक्रेसी नहीं देंगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ऐसे इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं, बता दो। अगर वर्ल्ड बैंक कुछ बोलेगा, आईएमएफ कुछ बोले, आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमारे पास हुआ था, हमें पैसे चाहिए थे, याद है 1990s का समय, 1980s के एंड का समय, 1991 में एलपीजी आई थी। क्या हुआ था? क्या हमारी सोवनिटी हमारे हाथ में थी? क्या हम खुद की पॉलिसी बना पा रहे थे? नहीं। हमें कहा गया ना कि एलपीजी लेकर आओ, ओपन करो अपने मार्केट को, किसने बोला? हमारी नेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किसने किया, बताओ। तो रॉड्रिक गलत कह रहा है क्या? नहीं कह रहा, सही कह रहा है वो। रॉड्रिक बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई तुम तीन चीजों को एक साथ रख ही नहीं सकते। देख लो अभी उसका आंसर, उसका एग्जांपल वो दे रहा है कि अगर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अगर वो तुम्हें बोलेगा कि भाई ये पॉलिसी बनानी है तो तुम्हें अपनी पॉलिसी वैसी बनानी पड़ेगी। तो अगर तुम वैसी पॉलिसी जो बना रहे हो, तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी कैसे हो गई? तो तुम्हारी सोवनिटी भी कैसे हो गई? फिर तुम्हारी खुद की पॉलिसी तो चल नहीं रही है। फिर टेक्नोक्रेटिक रूल होता है, जैसे इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक, रेगुलेटरी बॉडीज, ये भी अपना रूल करते हैं। पब्लिक की वॉइस होती नहीं है डिसीजन मेकिंग में। ये सब रूल जो बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज। क्या पब्लिक बना रही है? नहीं। तो क्या इसमें पब्लिक का कोई रोल है डिसीजन मेकिंग में? नहीं है। केनिया के अंदर फिस्कल रिफॉर्म्स, जहां आईएमएफ के प्रेशर पे रिफॉर्म्स इंपोज किए गए, उसके कारण पब्लिक बैकलैश हो गया। आईएमएफ ने बोला कि ये सुधार करो, केनिया ने जो है वो ऐसा नहीं किया, सॉरी वैसा किया, तो पब्लिक जो है भड़क गई कुछ चीजों पर। मॉडल टू, आपके यहाँ ग्लोबलाइजेशन है, आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, बट आपके यहाँ सॉवरिटी नहीं है। समझना आप, यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल। नेशंस ट्रेड, माइग्रेशन और करेंसी पर अपना कंट्रोल लूज करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्रीज ट्रेड, माइग्रेशन और करेंसी पर अपना कंट्रोल लूज करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, नहीं आ रहा ना समझ में? मैंने कहा ना ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, इसमें ध्यान लगाओ। एक कंट्री, अब समझ में आएगा। एक कंट्री है, अपना क्या लूज कर रहे हैं? कंट्रोल उनके ट्रेड पर। कैसे? आपने सामान एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में, है ना। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा। सभी यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज के लिए यूरोपियन यूनियन डिसीजन ले रहा है। तो क्या यूरोपियन यूनियन खुद डिसीजन, यूरोपियन यूनियन की इंडिविजुअल कंट्री खुद डिसीजन ले रही है? नहीं ले रही। तो नहीं ले रही मतलब सॉवरिटी नहीं है आपके पास। ब्रेग्जिट भी इस फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट था, टू टेक बैक कंट्रोल। ब्रिटेन ने एग्जिट किया था पहले यूरोपियन यूनियन में, ब्रिटेन भी एक मेंबर था, पता होगा आपको। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन हट गया। पहले 28 कंट्रीज थी यूरोपियन यूनियन में, आज की डेट में 27 कंट्रीज है। तो क्या हो रहा है? यूरोपियन यूनियन जो है वो पूरा डिसीजन पूरी की पूरी 27 कंट्रीज के लिए ले रहा है। क्या इंडिविजुअल कंट्रीज के पास अपने व्यापार के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर, करेंसी के ऊपर कोई हक है क्या? नहीं है। तो ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा वो वाला टॉपिक है, क्या बोलते हैं, ये जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले लेक्चर वाला टॉपिक। अब ये टॉपिक जो है उन्होंने दे तो दिया है न्यूज में, क्योंकि एक आर्टिकल के अंदर जो है वो इस चीज के बारे में जिक्र हुआ था। एक इकोनॉमिस्ट डैनी रॉड्रिक की जो है वो चर्चा हुई थी, जिसने पॉलिटिकल ट्राइलेमा के बारे में जो है वो समझाया। कितना बढ़िया है पॉलिटिकल ट्राइलेमा, आपको जो है वो देखो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही होगी। जनरल स्टडीज में मजा है भाई, पढ़ने में, समझने में, अगर ध्यान से समझोगे तो। मॉडल नंबर थ्री समझाता हूँ। आपके यहाँ पर सॉवरेनिटी है, आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना, बट आपके यहाँ ग्लोबलाइजेशन नहीं है। इंडिया, चाइना, ईस्ट एशिया अपनी खुद की पॉलिसीज बनाते हैं, डोमेस्टिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। हम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, आपको पता होगा आज से 10 साल पहले मार्केट के अंदर चाइनीज फोन भर भर के दिखते थे। ये बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले चाइनीज फोन 2-3 हजार में मिलना शुरू। आजकल दिख रहे हैं क्या? बताओ मुझे, आजकल दिख रहे हैं वो सब फोन जो पहले दिखते थे? नहीं। क्यों इंडिया ने बैन कर दिया? क्योंकि हमारे लोगों की इकोनॉमिक परचेजिंग पावर जो है वो कम है। तो लोग जो है वो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट खरीदने की जगह वो सस्ता माल खरीद रहे थे चाइना के। चाइना डंप कर रहा था, डंपिंग पॉलिसी जिसको बोलते हैं, एंटी डंपिंग।
तो लिए कि नहीं लिए हमने मेजर? तो हमने ग्लोबलाइजेशन को लिमिट किया कि नहीं किया? कर दिया अपनी पॉलिसीज के थ्रू। तो रॉड्रिक यही तो बता रहा है कि भाई ये तीन चीज एक साथ नहीं को एग्जिस्ट कर पाएंगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज आज की डेट में यही प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में फेस कर रही हैं, यही है। पॉपुलिज्म का राइज, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन यूज हो रहा है फ्री ट्रेड और इमिग्रेशन के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए में किया अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, यूके ने यूरोपियन यूनियन से हटके ब्रेक्सिट जो है वो कर दिया कि भाई हम अपनी चलाएंगे। वोटर टर्नआउट्स डाउन है क्योंकि ट्रस्ट की कमी है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। आप देखिए आज की डेट में सरकार पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट से निकलना, हेल्थ फंडिंग हटाना, ये किया ना यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ये ग्लोबल कॉपरेशन कम कर रहा है। तो या तो आप अपनी चला लो, या वैश्विक स्तर पे पॉलिसी चल रही है उसकी चलने दो। दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगी भाई, या ये तीनों चीजें एक साथ नहीं चल पाएंगी। वही चीज तो बस इसने रॉड्रिक ने एक्सप्लेन करी है, बस बाकी और कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर। सिर्फ कंसेप्ट जो है वो आपको समझना था, बस वही है। ठीक है, सबको फायदा हो, नॉट सिर्फ एलिट्स को फायदा हो, इस चीज पर मेनली रॉड्रिक जो है वो समझा रहा था कि चीजें ऐसी करो जिसमें सबको फायदा हो। भाई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करो, अपनी पॉलिसीज बनाते हुए थोड़ा कॉपरेशन भी करो, बैलेंस सॉवरेनिटी रखो, तब चीजें रहो सही होगी। तो रॉड्रिक ने कितनी अच्छी बात जो है वो कही। तो ये सब चीजें जब आप मेंस में लिखते हो ना, तब आपका आंसर बहुत सॉलिड जो है बनता है बॉस। ठीक है, क्लियर सब बातें? आइए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपने स्मार्ट सिटीज, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन इसके बारे में सुना ही है, पर क्या आपने रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग का नाम सुना है? यह है एक नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जिसका फोकस है शहरी क्षेत्रों में जो नदियां हैं उनको बचाना। रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग लिख लेना, रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग। तो हम बात करेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग के बारे में, जिसका रीसेंट फ्रेमवर्क अप्रूव हुआ है रिवर सिटीज अलायंस के अंडर। ये इनिशिएटिव है नमामि गंगा मिशन के फ्रेमवर्क में, और ये इंडिया के शहरों की प्लानिंग का एक नया दौर का आगाज है। आइए डिस्कस करते हैं। पहली चीज लिख लो आप, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इन्होंने अप्रूव किया है एक मास्टर प्लान, किसके अंडर? रिवर सिटी अलायंस के अंदर, रिवर सिटीज अलायंस के अंदर। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? शहरी क्षेत्र की नदियों को जो है वो स्वच्छ बनाना, स्वच्छ बनाना, शहरी क्षेत्र की नदियों को जो है वो स्वच्छ बनाना। बस इतनी चीज लिखेंगे और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ सुन लो आप। अब देखो यार, ये प्लानिंग मॉडल जो है वो सिंपल भाषा में कहें तो जहां शहर बसते हैं वहां नदियों को जिंदा रखा जाए, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। आप जानते हैं कि 70% मेजर इंडियन सिटीज किसी ना किसी नदी के किनारे है, 70%। लेकिन क्या इन नदियों का शहरी प्लानिंग में कोई रोल है? अनफॉर्चुनेटली अर्बनाइजेशन ने इन नदियों को नाला बना दिया है बस। इसलिए ये प्लानिंग मॉडल कहता है कि नदियों को प्लानिंग के केंद्र में रखो, उन्हें पॉल्यूशन से बचाओ और पब्लिक स्पेसेस बनाओ, कि भाई जिसको अपन को स्वच्छ जो है वो रखना है ना। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। तो 2025 में इसको हमने अप्रूव कर दिया है आरसीए मास्टर प्लान को। ये प्लान शहरों को गाइड करेगा कि कैसे वो अपनी अर्बन प्लानिंग में रिवर हेल्थ को जो है वो इंक्लूड करें। शुरुआत तमिलनाडु से होगी, फिर धीरे धीरे करके पूरी कंट्री में इस पर जो है फोकस किया जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अविरल धारा, अनइंटरप्टेड रिवर फ्लो, निर्मल धारा, पॉल्यूशन फ्री रिवर, ये लिख लेना यार। ये चीज दिख रही है, अविरल धारा, निर्मल धारा, जियोलॉजिकल सेफ गार्डिंग, ये पूरी चीज लिख लेना आप, कि इसके अंदर ये 7 चीजें इन्होंने शामिल करी हुई हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अविरल धारा का मतलब क्या है, यानी कि नदी का फ्लो जो है वो रुके नहीं, अनइंटरप्टेड रहे। निर्मल धारा मतलब पॉल्यूशन फ्री रिवर रहे, आसपास की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, नदी के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब चीजें ना जाए, फ्लड के रिस्क से बचाव होना चाहिए, तो डिजास्टर प्रोटेक्शन हुआ, पब्लिक अवेयरनेस, ह्यूमन फ्रेंडली और रिवर सेफ सिटीज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई। अब मैंने चलो बोला तो ये हमारा दौलत जो है वो खड़ा हो गया। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्लीन गंगा जो है वो, इसके बारे में ये फैक्ट्स लिख लेना, जिसको नहीं पता है, जिससे पहले नहीं लिखा है। नाम से इनमें आ रहा है भाई, मिशन है गंगा नदी को क्लीन करने के लिए। ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजुवेनेशन देखती है इस पूरे मिशन को। 1,000 करोड़ तक की फंडिंग जो होती है उसको अप्रूव करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है। रिवर सिटी अलायंस, ये बेहतरीन मॉडल जो है उन्होंने लेकर आए हैं अर्बन प्लानिंग के लिए, कि अर्बन प्लानिंग में आप नदियों को भी शामिल जो है वो करो। बस ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। FTTI स्टेटस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिख लो। इन्होंने नोटिफाई किया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो अब एक FTTI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो है वो पुणे पुणे में है ये, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा मिल गया है। समझे आप बात। अब टेरर अटैक जो पहलगाम में हुआ है, 26 टूरिस्ट की जान जो है वो गई, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब यही हो रहा है कि भाई इस प्रकार की जो इनफिल्ट्रेशन एक्टिविटीज जो होती है ना घुसपैठियों वाली, तो उसको रोकने के लिए जो है वो स्ट्रिक्ट कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था। बाकी कुछ ज्यादा खास है नहीं, ये वाला मेन चीज इसकी थी है FTII वाली, क्योंकि वो वाली चीज तो मैं आपकी ऑलरेडी कवर कराई चुका हूँ। ये लिख लो हाईलाइट जो कर रहा हूँ। 1960 में इसको स्टैब्लिश है वो किया गया था। पहले ये प्रभात स्टूडियो था, फिर उसके बाद फिर फिल्म एजुकेशन के लिए एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो है बन गया इंडिया के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर 1971 में ये हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के स्ट्रेंथ, दो टॉपिक्स को उन्होंने एक में जो है वो कर दिया है। दो डिफरेंट टॉपिक्स थे ये, मिक्स टाइप कर दिया। बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसका आंसर बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, मतलब ये क्वेश्चन है। साउथ सैंडविच आइलैंड, ये लिख लो भैया। साउथ, ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा। साउथ सैंडविच आइलैंड, ये आपको ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है, साउथ जॉर्जिया में, वहां पर है ये। मोस्टली ग्लेशियर कवर्ड आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर। एक्टिव वॉल्केनिज्म भी नजर आता है। अर्जेंटीना जो है वो उसने 1976 में इस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था, बट ब्रिटेन ने जो है अपना कंट्रोल फॉकलैंड वॉर जब हुआ था 1982 उस दौरान वापस ले लिया था। ठीक है। और ये आपके लिए डीप सी माइनिंग इनिशिएटिव से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।